जय श्री कृष्णा दोस्तों आज से हम अपने बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो सेकंड सब्जेक्ट है या फिर सेकंड कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसकी स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। और अगर हम देखें यूनिट 1 में उन्होंने 5 लेसन्स कवर किए। जैसा कि आपको बताया कि स्टडी मटेरियल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर जो मेरा इनकम टैक्स का था उसी में बता दिया था कि बुक्स कैसे या फिर वो रिसोर्सेज जो वो स्टडी मटेरियल जहाँ से हम अपनी पढ़ाई करेंगे वो कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे उसको हम पढ़ेंगे। तो वो दोस्तों वो लेक्चर आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें मैंने बताया कि बुक्स कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि बुक्स कैसे DUSOL की वेबसाइट पे जाना है। वो CBSS का जो एक सेक्शन है उसके अंदर बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए बुक्स हैं, सारे के सारे स्टडी मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ये बात हुई रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं हम अपने कंपनी लॉ को कैसे प्लान करें, उसकी स्टडी को कैसे प्लान करें। दोस्तों ये पूरे तरीके से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो जब कल हो के आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या फिर इवन आज भी कहीं ट्रेनिंग करेंगे या फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता रहेगा पहले से ही कि कंपनी होती क्या है, कंपनी है क्या, कंपनी बनाते कैसे हैं, कंपनी के क्या क्या नियम है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी की क्या एसेट्स होते हैं, क्या कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी को कैसे किसने बोल दिया कि भाई कंपनी ऐसे ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों कंपनी लॉ नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉ है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इनकम टैक्स के लेक्चर्स में, मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ कि कोई भी लॉ तब बनता है जब वो पहले क्या बनता है, एक्ट। और एक्ट कब बनता है, जब कोई भी जो एक बिल होता है, एक तरीके से एक कह सकते हैं आप एक डिस्कशन पेपर है या फिर एक ड्राफ्ट एक रूल है या ड्राफ्ट एक नियम है, उस ड्राफ्ट नियम को जब लोकसभा और राज्यसभा और जब राष्ट्रपति से साइन हो जाता है, मतलब लोकसभा में वो पास होना ज़रूरी है, फिर राज्यसभा में उसका पास होना ज़रूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट से उस पर उनकी सहमति होनी चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तब जाके वो एक एक्ट बनता है। मतलब कोई भी बिल, जैसे कि अगर फार्मर बिल या कोई किसान के लिए जो भी कोई एक्ट अभी जिसके लिए आंदोलन चल रहे हैं, तो वो पहले क्या होगा, वो एक्ट नहीं है, वो पहले बिल था, फिर बिल को एक्ट बनाया गया। जब जैसे ही एक्ट बना देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। तो लॉ तभी बनता है जब वो एक्ट बनता है। इसका मतलब अगर हम कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो कंपनी लॉ, इसका मतलब कंपनी लॉ को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो कंपनी एक्ट है, हमें वो कंपनी एक्ट पढ़ना है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बात करें तो कंपनी लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं किसके थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू। मतलब ये कि अगर हम कंपनी एक्ट पढ़ लेते हैं तो कंपनी लॉ समझ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्टिव है कंपनी एक्ट को पढ़ना, और वही आपके सिलेबस में भी है। तो सवाल ये उठता है कि सर कितने कंपनीज एक्ट होंगे, तो क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, और भी कोई तीसरी कंपनी भी हो सकती है। तो दोस्तों एक्ट हमें एक ही पढ़ना है, वो है कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले हमारे पास जो पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 था, वो काफ़ी सालों तक चलता रहा। कोई फिर उसमें अमेंडमेंट होती रही, चेंजेस होती रही, लेकिन एक्ट वही चलता रहा, बेस एक्ट उसका वही था। लेकिन अब हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, उसको पढ़ेंगे। क्या 2013 एक्ट में सब कुछ नया आ गया है? तो नहीं, नया कुछ ज़्यादा नया नहीं आया है। कंपनीज एक्ट 1956 को बेस बनाते हुए कंपनीज एक्ट 2013 का फॉर्मेशन किया गया है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ेंगे, और एक एक टॉपिक पेज टू पेज जितने भी आपके किताब में जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो एक एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि जब आप खुद एक बार उसको रीड आउट करेंगे तो पता रहेगा यार ये तो बहुत आसान है, इसका तो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। क्या होता है दोस्तों, जब हम लॉ को प्लेन रीडिंग करते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता है कि ये तो चलो एक इंग्लिश का एक पेपर है, या फिर कोई अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो उनको लगता है चलो जी एक बस एक जनरल सा एक पेपर है, उसको बस ऐसे रीड आउट कर लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से सिलेबस हैं और कितने लेसन्स हैं जो हम यूनिट 1 में कवर करने जा रहे हैं, और इसके लिए चलते हैं अपनी किताब की तरफ।
तो दोस्तों ये आपकी बुक है बीकॉम पास के लिए सेमेस्टर 3 कॉमर्स, कंपनी लॉ कोर्स 5 यूनिट 1। अब देख सकते हैं ये मैंने वहीं जो DUSOL की वेबसाइट है CBSS के सेक्शन से ही डाउनलोड किया है। तो ये मैंने यहाँ पे किताब ओपन कर लिया है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रेजुएट कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर कोर्स 5 यूनिट 1। लेसन 1 इंट्रोडक्शन है, लेसन 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्स। लेसन 3 है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। लेसन 4 है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इलीगल एसोसिएशन। और लेसन 5 है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये आपके 5 चैप्टर हैं जो हम इस यूनिट 1 में कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाए फिर तो आप इसको बहुत ही कम समय में पूरी बुक को रिवाइज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक बुक पढ़ने की बात नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल जॉब में आपको हेल्प करने वाली इसकी अंडरस्टैंडिंग, और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कंपनी के बारे में। तो ये है लेसन 1 इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, समरी और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो लास्ट में दिए गए हैं। तो सबसे पहले कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू शुड बी एबल टू, अगर आप इस लेसन को पढ़ लेते हैं तो आपको क्या क्या पता चल जाएगा। फर्स्ट, डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंपनी के उसके बारे में पता चल जाएगा। और बी है एक्सप्लेन अबाउट कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशल कोर्ट्स, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटी हैं और वो कौन कौन से स्पेशल कोर्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हर केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाए, क्या कंपनी के लिए भी कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, तो हम उसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। सब सवाल ये उठता है कि सर ये कंपनी वर्ड आया कहाँ से, कंपनी की शुरुआत या फिर कंपनी कहाँ से बना होगा। वैसे तो नॉर्मल टर्म्स में क्या होता है कि कंपनी हम किसको बोलते हैं, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कंपनी दे रहा है, मतलब साथ देना हो गया। तो ये जो ओरिजिनेट हुआ है कंपनी वर्ड वो वहीं से हुआ है। लेकिन ये जो अगर मैं ऐसे इसका टेक्निकल टर्म्स देखूँ तो COM मतलब कॉम जो है वो एक लैटिन वर्ड है। कहाँ से आया ये, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ में रहना। और जो ये पैनिस है मीन्स मतलब कंपनीज में जो 2 वर्ड आते हैं ना, तो ये कॉम और पैनिस इन दोनों से ये बना है कंपनी। मीन्स ब्रेड विच रेफर्स दैट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल टेक देयर ब्रेड टुगेदर, मतलब जो मिल के खाना खाते हैं, कह सकते हैं खाना, या मिल के कहीं घूमने जाते हैं या मिल के कोई भी काम करते हैं, उनको बोलते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ कोई भी काम करना। इससे ये बना है, ये दोनों ही लैटिन वर्ड हैं। अब इसी से चलते हैं थोड़ा आगे, इसकी आगे बात आती है इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीपल, मतलब ये कंपनी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पीपल, एक से ज़्यादा लोगों का साथ, हु कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड एम्प्लॉय कॉमन पर्पस प्रॉफिट, जो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल मतलब पूंजी लगाते हैं, बिजनेस में क्या लगाते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलके जब किसी बिजनेस में अपनी पूंजी लगा देते हैं, कैपिटल लगा देते हैं, एंड एम्प्लॉय, और जब उसमें एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, फिर कॉमन पर्पस, एक ही पर्पस होता है उन सब का, और वो है प्रॉफिट। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनी। द कंपनीज एक्ट पास्ट टाइम टू टाइम इन इंडिया एंड फॉलोड बाय इंग्लिश कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इंडिया में टाइम टू टाइम पास होते गए, लेकिन इसका जो बेस है वो कहाँ से मिला, इंग्लिश कंपनीज एक्ट से, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, तो हमें एक्ट का जो बेस है वो वहीं से मिला है, क्योंकि उन्होंने ही एक्ट हमें बताया कि ये इस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। लेकिन जैसे जैसे
आगे बढ़ते चले गए, उसमें हम चेंजेस करते चले गए विच सूट इंडियन कंडीशन, क्योंकि इंडियन कंडीशन को कौन सा लॉ सूट करेगा वो तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने उनके इंडियन कंडीशन के हिसाब से उन इंग्लिश कंपनीज एक्ट में चेंज करते चले गए। कॉरपोरेट लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ विच गवर्न एंड डिटरमाइन राइट, रिलेशन एंड कंडक्ट ऑफ पर्सन, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। कॉरपोरेट लॉ मतलब कंपनी को चलाने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉरपोरेट लॉ। कंपनी को कई बार बोलते हैं कॉरपोरेट भी, कंपनी को कॉरपोरेट भी बोलते हैं। तो ऐसे जब इतने सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो दोस्तों उसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो लॉ होना चाहिए, इसलिए कॉरपोरेट लॉ बनाए जा रहे हैं। कॉरपोरेट लॉ में सिर्फ कंपनीज एक्ट ही नहीं आ जाता, बहुत सारे एक्ट हैं, एम्प्लॉय की फेवर में है, बोनस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, फैक्ट्रीज़ एक्ट है, जहाँ ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होकर काम करते हैं। तो कॉरपोरेट एक्ट में ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रेगुलेट किया जाए, उनके राइट, रिलेशन और उनके पूरे काम को कंट्रोल किया जाए। इट डील विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेशन। ये जो कॉरपोरेशंस के लीगल एस्पेक्ट है, मतलब उनको कौन कौन से कानून फॉलो करने, वो कवर करता है कॉरपोरेट लॉ। तो आप ये कह सकते हैं कॉरपोरेट लॉ एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ी बात है एक, उसके अंदर एक कंपनीज एक्ट आता है। कॉरपोरेट लॉ में एक से ज़्यादा एक्ट भी आते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं मीनिंग। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जितने भी लॉ हैं, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फिर से, जितने भी लॉ हैं उनमें जो डेफिनेशंस दी जाती हैं वो हमेशा सेक्शन 2 में है। किसी भी लॉ में, किसी भी कानून को पढ़ने का तरीका यही है दोस्तों कि जब आप सेक्शन 2 की तरफ जाएंगे तो वहाँ डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो टर्म है जिसका डिफ़ाइन किया गया वो बार बार यूज़ किया जाता है एक्ट में। इसीलिए हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 20 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हम कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। डिफाइन अ कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रोविजन कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी तब होती है जब उसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट में किया जाए, जब उसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट में किया जाए, या फिर कोई भी पिछले कंपनीज एक्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो क्या कहलाएंगे, कंपनी कहलाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए ये वाला जो हमने ऊपर समझा है ये इसका बेस था, एक जनरल लैंग्वेज में इन जनरल था ये, और ये हमने देख लिया लॉ के हिसाब से। तो इतना समझना आपके लिए काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, बट अगर आप इसकी इतनी भी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो बहुत है हमारे लिए। और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। दोस्तों ये है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को कैसे पढ़ें सर, पता कैसे चलेगा हमें पढ़ना कितना है, क्या पूरा पढ़ना है, क्या पूरा हमारे सिलेबस में है? तो नहीं दोस्तों, वैसे तो आपको बता देते हैं एक ओवरव्यू के लिए कि इसके अंदर 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं। 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। और ये कब से एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 2014-15, 2014-15 से ये नया एक्ट एप्लीकेबल है। तो आपको इसमें बहुत कम कवरेज है, बहुत कम आपके सिलेबस में दिया गया है। 29 चैप्टर है, 7 शेड्यूल है, 470 सेक्शन, बट उसका बहुत कम पोर्शन है आपके सिलेबस में। तो समझ लीजिए कि आपके लिए कितना कम है पढ़ने के लिए। बट एक आपको जनरल नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स हैं एंड 29 चैप्टर्स हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से एप्लीकेबल है। तो सर पहले कौन सा एप्लीकेबल था? तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड ब्रॉडली टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सर क्यों बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013? बिना लॉ के भी तो हम कंपनी बना के अपना काम कर ही रहे थे, मिल बांट के काम कर ही रहे थे। अगर कंपनी का मतलब टुगेदरनेस ही है तो दोस्तों ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कई सारे मिलके लोग कंपनी चलाते हैं, तो सबके इंटरेस्ट की रक्षा करनी है। बहुत सारे एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं, कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड ना कर ले, या कंपनी के साथ कोई फ्रॉड ना कर ले, तो उसके लिए कोई तो ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पे कंपनी अपनी शिकायत कर सके, या फिर लोग उस कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत कर सके। किसी भी लॉ को बनाने का जो मोटिव है दोस्तों वो यही होता है कि उस
ऑर्गेनाइजेशन से किसी को नुकसान ना हो या उस ऑर्गेनाइजेशन का किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। या अब हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगर आज हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, अगर उस पर कोई सवाल उठता है तो हम अपनी राइट की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस ले सकते हैं और लीगल अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं। कुछ हो जाता है पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब अथॉरिटीज़ ही तो है। ऐसे ही कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टू गेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एक हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड का कॉरपोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नेंस मतलब होता है रेगुलेट करना, मतलब कॉरपोरेट कंपनीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल और उनकी हर एक्टिविटी को अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चेक करने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ज़रूरी है। मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी फिक्स कर देना कि भैया तुम डायरेक्टर हो इस कंपनी के, तुम मालिक हो इस कंपनी, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। और ट्रांसपेरेंसी कि भाई तुम अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों से छुपाओगे नहीं, ट्रांसपेरेंट रहे। कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई भी आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो ट्रांसपेरेंट रखो। अगर लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन रखोगे तो वो गलत हो जाएगा लोगों के लिए। सेकेंड पॉइंट है टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप और एक्शन टुवर्ड दोज कंपनीज हु आर इन्वॉल्वड इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ लेटेस्ट कंपनी प्रोविजन। अगर जो कोई कंपनी है वो अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करती है, फ्रॉड करती है, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके, इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। टू आइडेंटिफाई न्यू पॉलिसीज कॉन्सेप्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये दोस्तों स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? जिन जिन लोगों को कंपनी से बेनिफिट होने वाला है। एम्प्लॉय वो भी स्टेक होल्डर है, उसको सैलरी चाहिए। गवर्नमेंट, उसको टैक्स चाहिए, वो भी स्टेक होल्डर है। शेयर होल्डर, जिन्होंने पैसे लगा दिए कंपनी में, वो भी स्टेक होल्डर है। सोसाइटी, उनका कोई नुकसान ना हो उस कंपनी की वजह से। कोई ऐसा तो नहीं है कि भी कंपनी केमिकल बनाने का काम कर रही है और केमिकल सोसाइटी में छोड़ रही है और सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो फ़ायदे पहुंचने वाले हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे स्टेक होल्डर, जो इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। एंड लास्ट वन इज टू सेट अप मोर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म ऑफ अथॉरिटीज़, बॉडीज़, पेंस विच वेरीफाई रोल ऑफ प्रोफेशनल एंड अदर एक्सपर्ट। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक अथॉरिटी को बनाना, अथॉरिटी को क्रिएट करना, कोई कॉरपोरेट बॉडी बनाना जो ये बता सके कि इन प्रोफेशनल्स का क्या रोल होने वाला है, इन एक्सपर्ट्स का क्या रोल होने वाला है कंपनीज़ में और इंडस्ट्री में। तो ये इन सब के लिए, जैसे कि कोई सीए है, उसको बैलेंस शीट साइन करनी है, तो सीए के लिए भी तो रेगुलेशन बनना चाहिए। सीए को बताएगा कौन कि कैसे ऑडिट करनी है? तो वो दोस्तों कंपनी एक्ट 2013 है। प्रोफेशनल के लिए बता दिया, या अदर एक्सपर्ट हैं जिनकी आप कंपनी सर्विसेज लेते हैं, तो उनके ऊपर भी एक उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का लेक्चर नंबर 1, जिसे हमने फिनिश किया है और इसमें समझा है, थोड़ा सा बेसिक जो आइडिया दिया मैंने, और कंपनीज़ के बारे में जाना और कंपनीज एक्ट 2013 का ऑब्जेक्टिव। और मैं बिलीव दिलाता हूँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन लेक्चर्स को सुनना है। 2 से 3 बार या 4 बार इन लेक्चर्स को सुन लेंगे। और मेरा जो लेक्चर है काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का रहने वाला है, 15 से 20 मिनट का, ताकि आप ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो और आप सिर्फ सुन भी ले तो आपका बेस क्लियर हो जाए, ताकि आप खुद भी अगर रीड आउट करेंगे किसी भी टॉपिक को तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस और कोर्स ख़त्म कराने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और कोई क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।